आप दोनों की याद दहानी ये भी करवाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, एक तो सर्विंग भी और साबिक भी, वो भी नैब की जो रोल है उसके ऊपर सवालात उठा चुके हैं, बड़े दो टोक अल्फाज में उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक जरिया बता चुके हैं। जब जस्टिस मकबूल बाकिर का फैसला था, उससे पहले खोसा साहब ने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा। तो बात ये भी है सेठी साहब कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब ये बातें कह देते हैं, फैसलों में रकम हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात जो है वो कानून ही होता है, वो सब पे लागू होता है, तो फिर इसके इसके बाद कोई फॉलो अप क्यों नहीं होता? मतलब अगर वो कह रहे हैं बार बार कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, मतलब देखिए फेयर कमेंट है, फेयर अच्छा, क्वेश्चन है। नहीं, फिर कमेंट है, मगर मैं इसका जवाब ये दूं कि चाहिए ना अपोजिशन को कि ये टैग लेके और पिटिशन करें और केस बनाए जाए, अपील करें कि जी ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, जज हजरात ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, 184(3) के अंदर इसको टेकअप करें, पिटिशन करें, या एक्चुअल बना के जेल लेके जाए, वो कहें जी। और उसका सबसे बड़ा केस ही बनता है ये कि आप खुद कहते हैं कि यहाँ ये हालात है, कोर्ट करे जजेस को जजमेंट्स, तो उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट को कि केस को ना देखे। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें आएंगी जब ये कोई कानून में तब्दीली करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है उसको फौरी तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अल्ट्रा वायरीज या कोई इस किस्म की जरूर कोई ना कोई अपील उसके खिलाफ आएगी। तो ये मामला जो है ना ये चलेगा। अलबत्ता सिंपलेस्ट थिंग ये हो सकती है जिसके अंदर कम इम्कान है कि वो उसको चैलेंज इस तरीके से किया जाए कि हम इसको टेम्पररी 6 महीने की एक्सटेंशन दे देते हैं या 1 साल की एक्सटेंशन दे देते हैं, क्योंकि ये चेयरमैन जो है ये दोनों सियासी जमातों ने या सारी सियासी जमातों ने मुश्तरका तौर पे इनको सेलेक्ट किया, तो हम इनको सिर्फ एक्सटेंशन दे देते हैं। बिल्कुल तो उसको चैलेंज करना जो है ना वो इतना आसान नहीं होगा, मगर सही। अगर ये कि कानून तब्दील करते हैं इस हद तक कि जी बहुत सी चीजें उसमें नहीं डाल देते हैं कि जी कंसल्टेशन की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो फिर वो चैलेंज भी हो सकता है और सक्सेसफुली। बिल्कुल। तो क्विकली हमारा टाइम निकल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि क्विकली हम ये भी बात कर लें, अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त स्टेलमेट है, तातुल है, और जो वहाँ पे सूरत हाल उभर रही है, तो वो क्या है, और उसका फिर जाहिर बात है पाकिस्तान का बड़ा डायरेक्ट और गहरा ताल्लुक भी है, असर भी होगा उसका। उसके ऊपर सैदी साहब आपके क्या व्यूज हैं? और ये भी कि आज ये ऐलान कल से कह रहे थे कि आज अपनी वो नई जो हुकूमत है उसका ऐलान करेंगे, लेकिन आज उन्होंने हुकूमत का ऐलान नहीं किया और कहा कि जी अभी 2-3 रोज और इसका इंतजार करें। और अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि पंजशीर को उन्होंने फतह कर लिया है। अच्छा, अब बात यह है जी कि इस वक्त तालिबान के सामने जो चैलेंजेस हैं मैं वो गिन देता हूँ आपको, और आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि कितने मुश्किल चैलेंजेस हैं और कैसे ये सारा सिलसिला डिरेल हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी क्राइसिस अफगानिस्तान में तो खैर होएगी, पाकिस्तान में भी आ सकती है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त सारी दुनिया इंतजार कर रही है कि 3-4 ऐसे पॉलिसी डिसीजंस तालिबान करें जिसके साथ दुनिया थोड़ी सी मुतमईन हो, जो ये कहते हैं वही करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट। अब आपने पहली दफा देखा एक डिले तो हो गई है। मैं आज आपको मतलब ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि जो भी ये हुकूमत इंक्लूसिव, सो कॉल्ड इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे, उसके ऊपर तनकीद होगी, तबसरे होंगे, तनकीद होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी और अंदरूनी भी। ये मुमकिन नहीं है कि तालिबान जैसी आइडियोलॉजिकल फोर्स ऐसी इंक्लूसिव हुकूमत बनाए जो कि ट्रूली इंक्लूसिव हो, क्योंकि ट्रूली इंक्लूसिव हुकूमत में पावर शेयरिंग करनी पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोर इश्यूज के ऊपर तालिबान कोई पावर शेयरिंग करने के लिए तैयार है। अलबत्ता ठीक है, इधर से एक ले लिया, एक उधर से ले लिया, इधर से ले लिया, खाता भरने के लिए, मगर आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज, और मेरा ख्याल है उन्हें एहसास है इस बात का। तालिबान के अंदर भी ग्रुप्स हैं, एक काबुल ग्रुप है, एक कंदाहारी ग्रुप है, एक मुल्ला उमर ग्रुप है, एक दूसरे ग्रुप्स हैं, फिर जो हकानी नेटवर्क के जो अपने कनेक्शंस हैं और तल्लकात हैं, उनकी भी बहुत बड़े स्टेक्स हैं। सो मैं समझता हूँ तालिबान के अंदर भी बड़े इश्यूज हैं, वहां भी फाइटिंग होगी ओवर मिनिस्ट्रीज एंड ओवर, नॉट ओनली ओवर मिनिस्ट्रीज की पावर शेयरिंग किसके साथ करनी है और कैसे करनी है आपस में, और उसके बाद फिर जो बाहरी लोग बैठे हुए हैं उनके साथ कैसे करना है। इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट, हार्ट ब्रेकिंग एंड ट्यूमल्चुअस एक्सरसाइज। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी हुई,
वो कहेंगे उसको क्यों नहीं रखा, उसको क्यों नहीं रखा, वो फलाना है, ये है, वो है, लोग भागेंगे उनके पास। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान खुद ये देख रहे हैं कि तालिबान जो है वो अब इकोनॉमी कैसे चलाते हैं, गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो कैसे करेंगे। सारे गवर्नेंस वाले लोग तो भाग रहे हैं और ये उनको जाने दे रहे हैं कि जाएं जाएं जाएं, ब्रेन ड्रेन हो रही है। अगर रोकते हैं तो लोग शोर डाल देते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की, आप रोक रहे हैं लोगों को, आपने तो वादा किया था जो जाना चाहे चला जाए। और जो जाना चाह रहा है वो ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में काबुल की हुकूमत चलाई है, जो बिजली चलाते हैं, पेट्रोल दिलवाते हैं, डेट्स लेते हैं, स्टेट बैंक चलाते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री चलाते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री चलाते हैं, एटसेट्रा। तो एक तो ये कि अगर आप ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बना सकते और वहां तनकीद हो रही है, उसके बाद आप एक गवर्नेंस की तरफ जाते हैं और वहां भी ये फटे पड़ जाते हैं और आप फेल हो जाते हैं, या वहां भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और बॉयकॉट शुरू हो जाती है और लोग आते हैं नहीं जाते, और कोई ट्रिगर हैप्पी तालिबान ग्रुप कोई गड़बड़ कर देता है, टाटू कर देता है, गुस्से में आके, तो यू सोचिए आप ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये हिल जाएगा। तीसरी जो सबसे अहम बात है, इक्वली अहम, वो ये कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं, अपार्ट फ्रॉम गवर्नेंस, गवर्नेंस के साथ तो पैसे के लिंक है ना, गवर्नेंस के इशारे होंगे, सही लोग आएंगे, बैठेंगे, लगेगा कि हो रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ नेगोशिएट करेगी कि अच्छा जी आपको कितने पैसे देने हैं फॉर नेशन बिल्डिंग और आपको मिनिस्ट्री चलाने के लिए। तो वो तो अगर होंगे नहीं तो बात किससे होगी। तो तीसरी चीज ये कि जी ये जो ह्यूमन राइट्स का इश्यू है, खवातीन का इश्यू है, मीडिया का इश्यू है, दीज आर, अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यूरोप के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट। और वो जो पैसे लेके बैठे हुए हैं ना और रिकग्निशन की थ्रेट लेके बैठे हुए हैं, वो उनको लेके बैठेंगे जब तक ये सारे इश्यूज क्लियर नहीं होंगे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं फॉर द तालिबान। आपने पंशीर की बात की, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी वो लोग जो इनके साथ बैठने के लिए तैयार है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला और वगैरह वगैरह, करजई एंड नॉर्दर्न अलायंस वाले पुराने लोग, रशीद दोस्तम वगैरह और भी बहुत से हैं, वो उठ के चले जाएंगे जब देखेंगे ना यहाँ तो काम नहीं चलना, यहाँ को पैसे भी नहीं आ रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो कहेंगे जाओ जाके बैठिए और अपने रीजनल बेसिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और रशिया तो वहां बैठा ही है, रशिया के सारे ये प्रॉक्सीज रहे हैं एट वन स्टेज और दी अदर, ये बिल्कुल होगा। फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान भी अपने हाथ हाथ पैर मारने शुरू कर दे कि जी फिर ये तो कोई गड़बड़ होने जा रही है, हम भी किसी को सपोर्ट करें, तो इट विल डिसेंड इनटू केओस। बहुत चैलेंजेस है तालिबान के लिए, बड़ी जबरदस्त मैच्योरिटी चाहिए, अगले 6 महीने के अंदर अंदर स्टेबलाइजेशन करनी है, इंक्लूजन करनी है, ह्यूमन राइट्स देने हैं, गवर्नमेंट चलानी है, वॉट ऑन कंट्री जहां सारे टेक्नीशियंस उठ के चले गए या जा रहे हैं या रुकना नहीं चाहते, पैसे है नहीं, उनका जो करेंसी है वो आधी हो गई है और भी गिरेगी, ग्रोथ खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ेगी, फैमिन आ जाएगी वहां। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, अगर सही तरीके से हैंडल ना किया गया तो ये खतरात हैं।